दोस्तों नमस्कार। ये है आपका 28 अगस्त के सभी शिफ्ट के प्रश्न, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के। ये सभी रियल प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मेरे को मिले हैं, मैं वही आपको शेयर करूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और एमसीक्यू फॉर्मेट में है। एमसीक्यू फॉर्मेट में देने का मतलब ये है कि आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करोगे। खुद से सॉल्व करने के बाद आपको समझ आएगा कि वाकई में ऐसे प्रकार के शिफ्ट आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं वेस्टर्न घाट पास थ्रू विच स्टेट, यानी पूछा गया कि पश्चिमी घाट जो कि है कौन से राज्य से होकर गुजरता है। अब देखिए ये चीज़ आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑप्शन होता क्या है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये चीज़ें आपको दी गई थी। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश था, बिहार था, पंजाब था और तमिलनाडु था। तो यहाँ पास अब बताया क्या होगा, अगर आप इस शिफ्ट में रहते तो क्या लगाते। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी जो कि है सही हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि तमिलनाडु है द वेस्टर्न गेट्स एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल एंड फाइनली तमिलनाडु। इन सभी जगह छूता है। यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और अंत में तमिलनाडु से होकर गुजरता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में घुमा के पूछ देगा। तो याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट में गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और अंत में तमिलनाडु से होकर गुजरता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा गया था वू गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। ये पूछा गया था। आपके ऑप्शन ये थे, देख सकते हैं महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, बाल गंगाधर तिलक थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा क्या होगा कि स्वराज जो कि है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या फिर स्वराज इज माई बर्थ राइट जो कि है ये आपका तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर जो कि सी है यहाँ पास सही हो जाएगा। देख सकते हैं ये देख सकते हैं लोकमान्य तिलक राइजेड दिस स्लोगन टू इंस्पायर द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जो फ्रीडम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसको प्रेरित करने के लिए यह नारा दिया गया था कि जो क्या है बोला मैंने, स्वतंत्रता जो कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो ये किसका है, लोकमान्य तिलक का है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था एक्सरसाइज सिलनेक्स जो कि है 25, ये वॉज हेल्ड एट विच प्लेस, यानी एक्सरसाइज जो सिलनेक्स 25 है वो कहाँ आयोजित हुआ था, ये पूछा गया था। ये आपके ऑप्शन में था, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पास एक चीज़ आपको, या फिर मैं आपको बताऊंगा किन के बीच हुआ था और कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये देखेंगे कोलंबो में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो कि ये सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं कोलंबो में हुआ था। द हार्बर फेज ऑफ सिलनेक्स 25 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, किसके बीच हुआ था, इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ था, वॉज कंडक्टेड इन कोलंबो, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच सिलनेक्स 25 का हर्बल चरण कोलंबो में आयोजित हुआ था। तो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा, कोई भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप याद रखें कि भारत और श्रीलंका के बीच जो कि है सिलनेक्स 25 जो कि हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, कोलंबो में हुआ था। क्लियर यहाँ तक, चलो ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न रियल है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्लियर है। चिली एंड अर्जेंटीना बिलोंग टू विच कॉन्टिनेंट, ये पूछा गया है कि चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप में आते हैं, है ना, ये पूछा गया है। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया। अगर आप इस शिफ्ट में होते तो इसका आंसर क्या लगाते, तो ये देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का है। ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लूँगा, फटाफट बताऊंगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बोथ चिली एंड अर्जेंटीना आर कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि चिली और जो अर्जेंटीना है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं, ठीक है। दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल में आपको ऐसे कितने भी एग्जाम होंगे सबके एनालिसिस आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगी, आपके लिए हेल्प करेगा। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उसको बताऊँगा। तो और इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एक साथ में आपको ऑल PDF दे देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलता है ऐसे कलरफुल में, ठीक है। चलो आर्टिकल 371A इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कि अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है, रिलेटेड टू विच स्टेट आर्टिकल 371A। देखिए यहाँ पास ऑप्शन है, क्या लगाओगे, मसूरी है, नागालैंड है, मेघालय है, असम है। तो ये हो जाएगा नागालैंड दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 371 जो कि है आर्टिकल 371A जो कि है कहाँ से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन बी देख सकते हैं यहाँ पास आर्टिकल 371A गिव्स स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड रिगार्डिंग कस्टमरी लॉस एंड सोशल प्रैक्टिस। ये मैं इतना आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ना आंसर आपको, ताकि आपको बहुत हेल्प करेगा और चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 371A नागालैंड को जो कि धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं और परंपरागत कानूनों में विशेष अधिकार देता है। अब ये पूछ सकता है कि अनुच्छेद 371 जो कि नागालैंड का है वो किस चीज़ का अधिकार देता है, तो धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं और परंपरागत कानूनों में विशेष अधिकार देता है। तो ये मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अगला
ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्लियामेंट डू बाय सिंपल मेजोरिटी। पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकता है। ये पूछा गया था दोस्तों, है ना। अभी मुझे प्रश्न जो भेजा गया है मेरे उनको द्वारा बताया मैं, ठीक है। जो प्रश्न मेरे को भेजे गए हैं मेरे सब्सक्राइबर द्वारा, मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्लियामेंट डू बाय सिंपल मेजोरिटी पूछा गया है, साधारण मत से संसद क्या कर सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या करेगी भाई, संविधान संशोधन कर सकती है, या फिर राजभाषा संबंधी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, या फिर विधेयक को निरस्त कर सकती है, या राष्ट्रपति का चुनाव कर सकती है। तो ये हो जाएगा आपका राजभाषा संबंधी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी। अमेंडमेंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजन, ठीक है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोविजन आर डू बाय सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, यानी संसद साधारण बहुमत से राजभाषा संबंधी प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। चलो, ये पूछा गया था लोक संगीत मीन्स व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक। मतलब ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज लगा कि एक ऐसा इस प्रश्न पूछा गया था या फिर इसको कुछ अलग पूछा गया था, ठीक। फिर भी याद रखेंगे लोक संगीत जो कि है किस प्रकार का संगीत है, ये पूछा गया था। शास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है, पश्चिमी संगीत है, फिल्म संगीत है। तो भाई यहाँ पास लोक संगीत ही आएगा, फोल्क म्यूजिक ही आएगा यहाँ पास, है ना। फोल्क म्यूजिक इज ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ विलेज एंड ट्रिबल्स संग ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड रूटरल्स। मतलब क्या पूछा गया है कि लोक संगीत जो कि है ग्रामीण या जनजाति परंपरागत संगीत होता है जिसे त्योहारों और अनुष्ठानों में गाया जाता है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था वेयर इज चिल्का झील, यानी लेक जो लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है, चिल्का झील कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। बताइए क्या होगा आप आंसर। अगर आप इस बताइए ये शिफ्ट में रहते तो क्या लगाते, राजस्थान, असम, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपको अच्छे से याद रखना है आपको कि चिल्का झील जो कि है ओडिशा का है, ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चिल्का झील पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की, और एशिया का सबसे बड़ा तटीय लैगून है ये, है ना। यह झील बंगाल की खाड़ी से एक पतले भूमि के टुकड़े जिसे स्पीड कहते हैं द्वारा अलग होती है। किसके द्वारा अलग होती है, स्पीड द्वारा अलग होती है। इसको ये कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। चिल्का झील जो कि है ओडिशा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, और यह ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में स्थित है। यह एक प्रकार के खारे पानी की झील और लैगून है, ठीक है ना। चलो, ये देख सकते हैं यदि हम किसी आइकॉन फाइल पर डबल क्लिक करें तो क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। ये कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है। इफ़ वी क्लिक ऑन एन आइकॉन फाइल व्हाट हैपन, मतलब ये पूछा गया है कि क्या होगा भाई, डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, खुल जाएगा वो, इट्स ओपन, है ना, खुल जाएगा। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर पर किसी आइकन फाइल को डबल क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से एकदम सिंपल प्रश्न पूछा गया था। देखिए, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया था कि वो इज द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ, ये पूछा गया था। अब यहाँ पास ऑप्शन देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, प्रेमचंद है, या फिर ईश्वर विद्यासागर है। क्या लगाओगे आप जब बात करेंगे आनंद मठ, ये पुस्तक की बात करेंगे तो यहाँ पास देख सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये पुस्तक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे तो बना सकोगे। आनंद मठ जो कि 1882 देख सकते हैं 1882 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ एक उपन्यास है। क्या है ये, एक उपन्यास है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम गीत किसने गाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये इनकी ही पुस्तक, याद रखेंगे, ये उपन्यास है जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। जो 1882 जो कि है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना से जुड़ा उपन्यास जो कि है, ये क्या है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ये पूछ सकते हैं आपको। और 1900 एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे कि 1952 में इस पर आधारित हिंदी फिल्म भी बनी थी, ठीक है। तो इतना आप इसके लिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पास क्या होगा बताइए। महात्मा गांधी, यहाँ पास अच्छे से देख सकते हैं क्या आएगा आपका ऑप्शन में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा, महात्मा गांधी नेशनल रिलीफ एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा। यहाँ पास तो यार आप खुद समझ सकते हो, रूरल की बात करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ये सही हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इतना कलरफुल नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन कर सकते हो।
सभी का पीडीएफ मैं एक साथ दे देता हूँ, जिसको आपको बहुत कलरफुल पीडीएफ मिलता है आपको। यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ, पता होना चाहिए, ठीक है। जो मनरेगा अधिनियम है, यह ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन तक का रोजगार देता है। 100 दिन की रोजगार किसमें मिलती है? मनरेगा में मिलती है। 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी कम करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे, इसे 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था, ठीक है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में ना पूछी हो। जो पूछा गया है मैं वही बताऊंगा, चाहे वो 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए इसे देखें, संविधान से कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था? विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूवेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? बताइए। आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था। आर्टिकल 31 जो कि है संपत्ति का अधिकार, इसको हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) में। इसे 44वें संविधान संशोधन जिसे क्या कहते हैं बताइए, इसे द्वारा हटाया गया था, ठीक है। यह अब एक क्या हो गया, एक कानूनी अधिकार है, अब लीगल एक्ट है, जो आर्टिकल किसने में है? 300A में है, देख सकते हैं। हटाया कब गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। पक्का याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आर्टिकल 301 में है, अभी लीगल राइट बन गया है, मौलिक अब नहीं रहा, ठीक है। इसे हटाने का मुख्य कारण भूमि सुधार और गरीबों के हित में जमीन का पुनर्वितरण करना था। समझ में आई बात? यहाँ तक किसी को समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देख सकते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? भाई देखिए, एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्ध अटेन एनिग्लेमेंट? बताइए। 29 वर्ष में, यहाँ पास मैं सीधा आंसर दिखा देता हूँ, 35 वर्ष में, ठीक है। 35 वर्ष में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पूछा गया था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गम यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ? बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे। कहीं से भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट कर रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप 100% बना के आओगे, ठीक है। चलो, जन्म बता दिया आपको, कहाँ पर कर रहे थे वो बता दिया मैंने, और पहला उपदेश जो कि है धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ आपको नोट्स, ताकि आपको हेल्प करेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का दिन वैशाख पूर्णिमा था, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। यहाँ पास मैं बरोबर एक्स्ट्रा फैक्ट लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो, ठीक। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय विद्रोह से सामना कब हुआ? व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस द इंडियन रिबेलियन? ठीक है। चलिए अब बताइए, 1757, 1857, 1885 या फिर 1942? खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। मैं पहले बोल रहा हूँ, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा यहाँ पास, क्या हो जाएगा बताओ? ये देखिए, 1800 कितना हो जाएगा? 57। अब देखेंगे यहाँ पर 1857 का जो विरोध था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। यह 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। इस विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ, यानी जो अंग्रेजों जो कंपनी शासन था वो समाप्त हुआ। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। किसे चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। इसे सिपाही विद्रोह और ग्रेट रिवॉल्व भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह और ग्रेट रिवोल्ट विद्रोह भी कहा जाता है। समझ में आई मेरे दोस्तों? ठीक है, चलो ये देखिए, क्लाउड यानी मेघ जो बादल है बनने की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई गई? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन थ्योरी? अब बताओ भाई, निहारिका परिकल्पना, ग्रीन हाउस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी या फिर वायुमंडलीय परिकल्पना? बताओ क्या होगा? संघनन तो सुने होंगे आप लोगों ने, है ना? यहाँ पर देखिए, निहारिका परिकल्पना, ठीक है, ये देख सकते हैं। निहारिका परिकल्पना के अनुसार गैस और धूल के संघनन, बोला मैंने, संघनन से तारे, ग्रह और बादल बने। बादल जल वाष्प के संघनन से बनते हैं, और जब वायुमंडल में नमी संतृप्त हो जाती है तो ये होती है, ठीक है। और यही जो कि परिकल्पना सौर मंडल की उत्पत्ति को भी समझाती है। तो सौर मंडल के लिए भी यही चीज़ रहेगी और बादल के लिए भी यही चीज़ें रहेगी। आई बात समझ में? चलो अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक रही? बताइए। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025? अब बताए, यहाँ पास जो भारत में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पास ऑप्शन देख सकते हैं, क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर को हो जाएगा। सेकंड कौन सा पोजीशन था? सेकंड पोजीशन था। देखिए,
जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि CCPI है, रिपोर्ट जारी की, जो कि इसमें देशों का मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा, है ना, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर होता है। भारत 2025 में सेकंड रैंक पर था। ठीक है, CCPI रिपोर्ट के अनुसार एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं कि पहले भारत 2023 में 8वें और 2024 में 7वें स्थान पर था। ये कितना हेल्प करेगा आपको, 2023 में कितना था, 8वें स्थान पर, 2024 में कितना था, 7वें स्थान पर, और अब कितना हो गया, दूसरे स्थान पर हो गया है। ठीक है, चलो।